नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है एनिमल ब्रीडिंग। आज हम आपको पशु प्रजनन के बारे में और उसके तरीके के बारे में बता करके जागरूक करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एनिमल ब्रीडिंग का परिभाषा यानी कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो पशु प्रजनन का आशय नर व मादा पशु के सहवास द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने से होता है। आपको पता ही है कि हमारे प्रकृति में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं मेल और दूसरे को बोलते हैं फीमेल। दोनों के बीच में सहवास की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। उसके पश्चात क्या होता है कि प्रत्येक जीव में यह क्षमता पाई जाती है कि अपने जैसा नया संतान पैदा कर सके। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। और इसमें जो है, जो गायों में जो पशु प्रजनन की प्रोसेस है, इसमें एक होता है आपका आर्टिफिशियल और एक होता है आपका प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो विधि है मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पिछला वीडियो मेरा। उसके बाद यहाँ पर आप अगला इसका डेफिनेशन जानिएगा कि पशु प्रजनन में जीवधारियों की वह कला है जिसमें अपने ही जैसे जीवधारी पैदा करते हैं, यानी कि अपने ही जैसे संतान समान लक्षण वाले। यानी गाय का जो बच्चा है वो गाय ही रहेगा या बैल ही रहेगा, भैंस का बच्चा भैंस या भैंसी ही रहेगा, बकरी का बच्चा बकरी या बकरा ही रहेगा। तो अपने ही जैसे अगर संतान उत्पन्न करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पशु प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, तो मेथड ऑफ जो एनिमल ब्रीडिंग है यानी पशुओं का जो प्रजनन की विधियां वो कैसे कैसे होती है उसके बारे में आप यहाँ पर जानने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला जो है वो होता है आपका नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग का मतलब होता है प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन का मतलब ये होता है कि जो पशुएं होती हैं वो सामान्य वातावरण में विचरण करते हैं और उसी समय जब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, उससे जब गाय गर्भवती होती है उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। यानी इसमें ना नर को आवश्यकता पड़ती है ना मादा की आवश्यकता पड़ती है, वो आपस में ही मिलते हैं, उसके बाद प्रजनन का प्रोसेस हो जाता है। आगे बढ़िएगा, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम प्रजनन। और ये जो कृत्रिम प्रजनन है इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है एक प्रोसेस में, और एक प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें सिर्फ मादा की आवश्यकता पड़ती है, नर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नर और मादा को जब दो जो पशुपालक रहते हैं वो मिलान कराते हैं तो उसको आर्टिफिशियल प्रजनन बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर सिर्फ मादा का उपयोग करेंगे, नर का उपयोग नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें जो नर पशु रहता है उसके सीमेन को इकट्ठा किया जाता है इंसेमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा, जो मैं आपको बताया हूँ पिछला वीडियो में। और इंसेमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा अगर आप सीमेन को कलेक्शन कर लिए तो मादा का जो गर्भ काल रहता है, ऋतु काल रहता है, तो उस ऋतु काल के समय में अगर हम सीमेन को प्रवेश कराते हैं तो गाय क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। तो उस प्रोसेस को भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो ब्रीडिंग है वो इन ब्रीडिंग, दूसरा जो ब्रीडिंग होता है उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। अब यहां से आपको ध्यान लगाकर सुनना है, तभी जाकर के ये आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। यहां तक तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस था। तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में पहला जो है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन में आप यहां पर देखिएगा कि इसमें जो प्रजनन का प्रोसेस होता है वो 4 से 5 पीढ़ियों से संबंधित नर और मादा के बीच में होता है। पीढ़ियों का मतलब भी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे पास साहीवाल नस्ल की पशु हैं, साहीवाल नस्ल के पशु, तो साहीवाल का नर भी पाया जाएगा और मादा भी पाया जाएगा। तो इसमें 5 पीढ़ी तक जो बच्चा पैदा होगा, 6 पीढ़ी तक जो बच्चा पैदा होगा, उनके बीच में जब आपस में सहवास की क्रिया होगा, संयोग की क्रिया होगा, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम बोलेंगे अंतः प्रजनन। आउट प्रजनन का मतलब ये होता है कि ऐसे नर और मादा के बीच में क्रॉस की क्रिया होगी जिसमें आपस में 6 पीढ़ियों तक कोई भी संबंध ही नहीं रहता है, जिसको एक दूसरे से कभी जानते ही नहीं है, उससे जब संकरण की क्रिया होती है तो उस विधि को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आपको इन ब्रीडिंग को सबसे पहले क्लियर करते हैं। परिभाषा तो आपको पता चला ही कि 5 पीढ़ियों तक कोई संबंध ही नहीं रहेगा। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो होता है क्लोज ब्रीडिंग। ध्यान देने योग्य बात है, ये जो क्वेश्चन है वो सीजीपीईटी के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इससे हर साल 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य फंसता है। तो यहां पर आगे बढ़िएगा, क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं समप्रजनन। समप्रजनन का मतलब ये होता है कि एकदम सगा, एकदम सगे जो पशु रहते हैं उनके बीच में जब क्रॉस की क्रिया होती है उसको बोलते हैं समप्रजनन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास करूंगा कि जो पशुएं होती हैं उनका बात कर रहा हूं मैं, माँ बेटा, उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं भाई बहन, उसके बाद आप ले सकते हैं तीसरा पॉइंट पर पिता पुत्री,
ये जो पशुएं होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए साहिवाल नस्ल की दो पशु हैं, एक हो गया आपका नर, एक हो गया आपका मादा। ये आपका नर हो गया पिता, ये हो गया मादा हो गया माता। तो यहाँ पर जो क्रॉस होगा, यहाँ पर या तो नर पैदा होगा या तो मादा पैदा होगा। तो इनसे जो संबंध है पिता पुत्र का है या पिता पुत्री का ही संबंध होता है। तो अगर एक ही खानदान के, एक ही माँ बाप से निकले बच्चों के बीच में या एक ही संतान के, एक ही वंशज के निकले हुए पशुओं के बीच में जब क्रॉस की क्रिया होती है, यानी कि एक ही जनक से उत्पन्न संतानों के बीच में जब क्रॉस होता है, तो उस प्रजनन को हम क्या बोलते हैं? क्लोज प्रजनन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ बेटा के बीच में जब क्रॉस होता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो क्लोज प्रजनन के नाम से या सम प्रजनन के नाम से जानते हैं। अब एक ही माँ बाप के वंशज के बीच में यह हुआ। अब यहाँ पर लाइन जो प्रजनन होता है, इसको आप समझिए कि एक ही खानदान के बीच में जब होता है, जैसे यहाँ पर दो जीव रहते हैं, जैसे दो भाई रहते हैं, तो एक भाई और यहाँ पर दूसरा भाई, ये दोनों भाई हो गए। अब ये दोनों के बीच में जब इनका बच्चा उत्पन्न होगा, तो इनका जो बेटा या बेटी रहेगा, इनको चाचा कह करके पुकारेगा। तो एक ही खानदान के बीच में जब क्रॉस की क्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं अंतर्वश प्रजनन। इसके अंतर्गत हम यहां पर आपको बताएंगे कि चचेरा भाई, चचेरी बहन, उसके अलावा आप यहां पर ले सकते हैं दादा पोती, आप इसके बाद ले सकते हैं पोता दादी। अगर एक ही खानदान के संतानों के बीच में जब क्रॉस की क्रिया होती है तो उस प्रजनन को बोलेंगे लाइन प्रजनन या अंतर्वंश प्रजनन के नाम से जानेंगे। क्रॉस का सिर्फ मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतानों के बीच में क्रॉस होगा, और लाइन का मतलब समझ लीजिएगा कि एक ही खानदान के बीच में जब क्रॉस होगा तो उसको हम बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग। आगे बढ़िएगा आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है बाह्य प्रजनन। ये प्रजनन की ऐसी पद्धति है जिसमें 6 पीढ़ियों तक आपस में कोई संबंध ही नहीं रहता है। जिसका 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा, उनके बीच में जब संकरण की क्रिया होगी और संतान पैदा हुआ या नया जीव उत्पन्न होगा, तो उसी ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। आउट ब्रीडिंग का जो प्रकार है, उसमें जो सबसे पहला जो प्रकार होता है, उस प्रकार को हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, जिसको बोलते हैं भिन्न संकरण। भिन्न संकरण का मतलब मैं आपको बता दूं कि इस संकरण को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि एक देसी नस्ल का पशु रहेगा और एक विदेशी नस्ल का पशु रहेगा। विदेशी नस्ल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देसी नस्ल की जो पशु है साहिवाल, जो इंडिया मांडगोमरी पाकिस्तान की उत्पत्ति है, फिर भी इंडिया पाकिस्तान पहले एक था, इसलिए इसको हम देसी नस्ल मानते हैं। दूसरा जो नस्ल ले लेता हूं मैं, जर्सी। जर्सी की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके फ्रांस में हुई है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो कहां पाकिस्तान कहां फ्रांस, दोनों के बीच का कोई संबंध नहीं है। उससे जब क्रॉसिंग की क्रिया होगी तो उस ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। जिनका 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध ही ना हो, उससे जब संकरण की क्रिया होगी और पशु की जो क्वालिटी उत्पन्न होती है, जो क्वालिटी इंप्रूव होती है, गाय की जो क्वालिटी इंप्रूव होती है, उस ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहला इसमें परिभाषा आपको पढ़ना है आउट क्रॉसिंग का। आउट क्रॉसिंग जो होता है, ये जो प्रोसेस है आउट क्रॉसिंग में, आप यहां पर समझ लीजिए कि हमारी जो देसी नस्ल की गाय है उस गाय का नाम है सिंधी, और विदेशी नस्ल का जो पशु है उसका नाम है आपका जर्सी। दोनों के बीच में क्रॉस हुआ और यहां पर जो नया वैरायटी बना, नया जीव बना, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका जर्सिंग। तो सिंधी और जर्सी दोनों का मिलान हुआ, तो भिन्न प्रकार से जब संकरण हुआ, उसी संकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा क्रॉस संकरण। जो क्रॉस संकरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। इस क्रॉस संकरण को समझाने के लिए आपको 4 प्रकार से बताना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो संकरण होता है वो होता है टॉप। दूसरा जो संकरण होता है उसको बोलते हैं क्रिस संकरण। तीसरा जो संकरण होता है उसको बोलते हैं ट्राई क्रॉस संकरण। और चौथा जो संकरण होता है उसको बोलते हैं बैक क्रॉस संकरण। अब इस 4 प्रकार के संकरण आपको एक क्रॉस ब्रीडिंग में समझना पड़ेगा। टॉप संकरण का मतलब होता है अंतिम सांड। मान के चलिए साहिवाल नस्ल की जो पशु है वो विलुप्ति के कगार में है, उसके अंतिम सांड को हम बचा करके रखे हैं। उनसे जो सीमेन प्राप्त होगा, अंतिम सांड से जो सीमेन प्राप्त होगा, उससे जब क्रॉसिंग की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप संकरण। वैसे ही आगे बढ़िएगा क्रिस संकरण की 2 शुद्ध जाति के एकांतरण रूप से, 2 शुद्ध जाति जैसे एक ले लेते हैं हम जर्सी, दूसरा ले लेते हैं सिंधी। दोनों शुद्ध जाति हो गए, लेकिन दोनों का जो संकरण है हम एकक पीढ़ी के अंतराल में करेंगे। एकक पीढ़ी के अंतराल में दोनों को मिलान करेंगे। एकक बच्चा पैदा करने के बाद जब हम मिलान
में करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि संकरण। आगे बढ़िएगा, ट्राई संकरण, इसमें 3 या 3 से अधिक नस्ल, 3 या 3 से अधिक नस्ल के बीच में क्रॉस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई संकरण। बैक संकरण का मतलब होगा संकरण की क्रिया चलते रहेगा, अचानक हम उसके पूर्वज से हम संकरण करा देंगे। साहिवाल, सिंधी जर्सी, उसके बाद इसका क्रॉस सिंधी जर्सी से होते रहेगा, अचानक चौथा पीढ़ी में हम उसके पूर्वज से जब संकरण करा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस संकरण। आगे बढ़िएगा, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का मतलब होता है क्रमोन्नति। क्रमोन्नति का मतलब आपको मैं समझाता हूं कि आपको प्योर वैरायटी बनाना है, प्योर सीड जो बनाना होता है, प्योर बीज जो बनाना रहता है, उसको बनाने के लिए 7 साल का प्रोसेस लगता है, 6 से 7 साल का प्रोसेस। क्योंकि आपको जब मेंडल का नियम जब पढ़ाया गया होगा, मेंडल का नियम आनुवांशिकी जब जानते होंगे आप लोग, तो उसमें एक बताया जाता है कि मान के चलिए बौना पौधा और लंबा पौधा दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो पहला पीढ़ी में जो बौना या लंबा पौधा पैदा होता है उसमें सिर्फ 50% गुण आता है। तो आपको यहां पर 50% को 99% करना है, यानी कि जो भी आप वैरायटी बनाते हैं, जो भी नया साढ़ का नया किस्म बनाते हैं, उसको 100% शुद्ध करना है। तो आप पहला साल में जब आप क्रॉस करेंगे तो उसमें जो पशु रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% गुण आएगा। दूसरा साल आप क्रॉस कराएंगे तो उसमें आएगा 75% गुण। तीसरा साल जब आप क्रॉस कराएंगे तो उसमें आएगा आपका 87.5% गुण। चौथा साल जब कराएंगे तो उसमें आएगा 93.7% गुण। उसके बाद पांचवा साल करेंगे तो 96.8%। छठा साल उसके बाद आप करेंगे तो 98.4, फिर लास्ट में आपका आएगा 99.2% गुण। यानी आपको 8 साल तक ब्रीडिंग का प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा किसी पशु को, उसके पश्चात ही आपको प्योर सीड प्राप्त होगा। वो भी 100% नहीं प्राप्त होता है, 99.2% प्राप्त होता है। पूछा जाता है कभी कभी पीएटी वगैरह में कि जो ब्रीडिंग की जो प्रोसेस होती है, क्रमोन्नति का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमको अंतिम में कितना प्रतिशत शुद्ध बीज प्राप्त होता है, शुद्ध नस्ल प्राप्त होता है, तो उसमें 99.2% प्राप्त होता है। आगे बढ़िएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है प्रसंकरण। इसमें दो भिन्न विपरीत जाति के पशुओं के बीच में क्रॉस होता है। एक ही जाति के दो विपरीत लिंग, यानी एक ही जाति, जैसे मनुष्य है उसमें नर और मादा दो पाए जाते हैं, बकरा है उसमें बकरा और बकरी दो चीज पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर दो भिन्न जाति यानी कि जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, गाय और भैंस। ऐसे ही आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप घोड़ा और गधी इन दोनों चीज का संकरण कराएंगे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको बोलेंगे खच्चर। उसके बाद अगर गधा का संकरण कराएंगे घोड़ी के साथ तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हिन्नी। तो अगर दो भिन्न प्रजाति जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उनके बीच में जब क्रॉस की क्रिया होता है और उससे जो नया संतान उत्पन्न होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यही था आपका एनिमल ब्रीडिंग का प्रोसेस। एनिमल ब्रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पशु विलुप्ति के कगार में है उन पशु को बचाया जा सकता है। उसके अलावा जो पशु से अपने को उत्पादन कम मिलता है, जैसे आप बकरा का खेती कर रहे हैं, बकरा पाल रहे हैं, तो बकरा से आपको मुख्य रूप से मांस चाहिए। हमारे मार्केट में ऐसे बकरा मिलते हैं जो सिर्फ 10 से 15 किलो के वजन के रहते हैं, लेकिन इनका जब संकरण हम जमुनापारी उसके अलावा बर्बरी नस्ल से अगर हम लोग कराते हैं तो वही बकरा का वजन 40 से 50 किलो तक पहुंच जाएगा। तो इससे किसान या जो पशुपालक रहेंगे उसके उत्पादन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो देसी नस्ल के जो पशुएं होती हैं, जो देसी नस्ल की पशुएं होती हैं, वो 1 से 2 लीटर दूध देती हैं, लेकिन उन्हीं का जब क्रॉस हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के द्वारा अगर हम प्रोसेस को कराते हैं, पशु के डॉक्टर को बुला करके उनको गर्भवती कराया जाता है, तो उसमें गाय का जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाती है। उनके एम्ब्रियो भ्रूण कोष का साइज बढ़ जाता है, जिससे बच्चा का भी साइज बढ़ जाता है और उनसे जो नया नस्ल निकलता है वो धीरे धीरे दूध की मात्रा क्या करती है, बढ़ाना चालू कर देती है, जिससे जो पशुपालक होते हैं, पशुपालक को लाभ मिलता है और किसान पशु पालन के प्रति, कृषि के प्रति जागरूक होते हैं और अधिक रुझान रखते हैं, जिससे किसान की आय में बढ़ोतरी होती है। तो यही था आपका एनिमल ब्रीडिंग। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।